आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नागालैंड इंडिया का हिस्सा कैसे बना। नागालैंड के बारे में काफी सारी बातें मेरे माइंड में भी है और आपके माइंड में भी होगी। 2015 में नेपाली गोरखा को नागालैंड में क्यों मारा गया था, आइए इस पूरे टॉपिक को जानते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। लाइक करें, आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, आज हम नागालैंड को भारत के एक राज्य के रूप में मानते हैं, लेकिन नागालैंड की हिस्ट्री देखी जाए तो वो ऐसे ग्रुप्स से भरी हुई है जिन्होंने हमेशा ही भारत से अलग होने की कोशिश की है। और नागालैंड स्टेट बनने के बावजूद भी भारत सरकार और आर्मी पर होने वाले हमले कभी पूरी तरह से रुक नहीं पाए हैं, जिसका ताजा एग्जाम्पल था 2015 में गोरखा रेजिमेंट के जवानों पर किया गया एक हमला। लेकिन नागालैंड के साथ आखिर क्या समस्या है, कैसे ये एक अलग राज्य बना और तब से अब तक यहाँ पे क्या स्ट्रगल्स रही हैं, आज जानेंगे हम सब। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागालैंड की हिस्ट्री काफी चैलेंजिंग रही है। यहाँ पर कम से कम 16 अलग अलग ट्राइब्स या जनजातियां हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और इन सभी ट्राइब्स के अपने अलग अलग बिलीव्स और रिचुअल्स हैं। 1824 की एंग्लो बुरमेजे वॉर के बाद ये इलाका अंग्रेजों के हाथ लग गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये ट्राइब्स ज्यादातर इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट करती थी। लेकिन ये सब बदला पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब 2000 नागा सोल्जर्स को फ्रांस भेजा गया लड़ने के लिए। यहाँ से वापस आकर सोल्जर्स ने रियलाइज किया कि वो बाकी भारत से काफी अलग है और इसलिए 1918 में नागा क्लब की शुरुआत हुई। 1929 में जब साइमन कमीशन भारत आई तो नागा क्लब ने उन्हें कहा कि उनके इलाके को भारत का हिस्सा न माना जाए और उन्हें डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर ही रखा जाए, क्योंकि पोर्क और बीफ दोनों खाने के कारण ना ही उन्हें हिंदू पसंद करते हैं और ना ही मुसलमान। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना जिसने भारत में इलेक्शंस के रास्ते भी खोले, तब भी नागालैंड के इलाके को एक्सक्लूड एरियाज की श्रेणी में रखा गया था। और भारत की आजादी के समय नागा क्लब ने अपनी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बना ली जिसे नागा नेशनल काउंसिल या एनएनसी के नाम से जाना जाने लगा। एनएनसी की ये डिमांड थी कि उन्हें एक अलग देश घोषित कर दिया जाए। एनएनसी में कुछ लीडर्स ऐसे थे जो उतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं थे, इसलिए भारत सरकार ने टी साखरे और टीएन अंगामी नाम के 2 लीडर्स से बात की और 29 जून 1947 तक नागालैंड को भारत का हिस्सा बनने के लिए मना लिया और इस तरह वो असम का हिस्सा बने थे। लेकिन इस एक एग्रीमेंट से एनएनसी के एक दूसरे लीडर को प्रॉब्लम थी जिनका नाम था अंगामी जापू फीजो। फीजो ने ये दावा किया था कि वो आजादी से पहले महात्मा गांधी से भी मिले थे और महात्मा गांधी ने उन्हें वादा किया था कि अगर नागा लोग भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो कोई उन्हें फोर्स नहीं करेगा। लेकिन इस दावे की कभी पुष्टि ही नहीं की जा सकी। फीजो ने नेहरू सरकार का विरोध किया और 14 अगस्त 1947 को नागालैंड के इस इलाके को एक अलग देश घोषित करके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अगले दिन भारत के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में भी हिस्सा नहीं लिया। 1952 में जब भारत में पहली बार जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें भी नागा लोगों ने हिस्सा नहीं लिया और फिर एनएनसी ने एक वोट कराया जिसमें 99.9% नागालैंड को एक अलग देश बनाने के समर्थन में वोट किया। 1956 में फीजो के लोगों ने भारत सरकार के साथ नागालैंड के इलाके को भारत में मिलवाने वाले लीडर टी साखरे की हत्या करवा दी। इसी साल फीजो इंग्लैंड भाग गए और अब यहाँ से अपनी अंडरग्राउंड आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देने लगे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि 1958 में भारत को आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या AFSPA पास करना पड़ा। दोनों की तरफ से कई लोग मारे गए। 1956 से 1958 के बीच ही कम से कम 1400 नागास को मारा गया और इसलिए वायलेंस से तंग आकर सभी नागा ट्राइब्स ने मिलकर फिर एक नागा पीपल्स कन्वेंशन या NPC नाम का एक नया संगठन खड़ा किया। NPC ने भारत सरकार के साथ बातचीत करनी शुरू की और ये डिसाइड हुआ कि नागा हिल्स के एरिया को एक अलग राज्य बना दिया जाएगा। NPC ने तो नागालैंड को एक अलग राज्य बनवा लिया था, लेकिन NNC के लोग अब भी अलग देश के लिए लड़ रहे थे। इस समय चीन में जाकर कई NNC मेंबर्स ने ट्रेनिंग और हथियार लिए और ये टेंशन बढ़ने लगी। लेकिन नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं। ये सभी ट्राइब्स आपस में साथ में रहना भी पसंद करती हैं, जिस वजह से इनके बीच में भी टेंशन बढ़ रहे थे और ये लोग यूनाइटेड नहीं थे। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया और इस पूरे मुद्दे को खत्म करने के लिए उन्होंने नागालैंड के कई की लीडर से बात करनी शुरू की और 11 नवंबर 1975 को शिलोंग एकॉर्ड्स पर एनएनसी के अंडरग्राउंड लीडर्स और भारत सरकार के हस्ताक्षर हुए, जिसने ये एश्योर किया कि ये लोग भारत के संविधान को माने और नागालैंड की आजादी की मांग को छोड़ दें।
लेकिन अभी भी कुछ नागा लीडर्स इसके पक्ष में नहीं थे और चीन भी उन्हें सपोर्ट कर रहा था। इसलिए उन्होंने म्यांमार में जाकर एक नया ग्रुप बनाया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCN। ये ग्रुप 1980 में बना था और इसकी डिमांड सिर्फ नागालैंड के हिस्से को अलग देश बनाने की नहीं थी, बल्कि ये चाहते थे कि भारत में जहाँ जहाँ नागा लोग रहते हैं उन सभी को जोड़कर नया देश बनाया जाए, जिसे उन्होंने द ग्रेट नागालिम नाम दिया। ग्रेट नागालिम में नागालैंड के अलावा असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल थे। इसके बाद हिंसा का एक और दौर नागालैंड और उसके आसपास के इलाकों में चला, लेकिन NSCN के साथ भी वही हुआ जो बाकी नागा ग्रुप्स के साथ हुआ था। इनके बीच में भी ट्राइबल डिफरेंसेस के कारण संगठन में लड़ाइयां होने लगी और 1998 में ये ग्रुप NSCN IM और NSCM के नाम के दो संगठनों में बट गया और 1993 में NSCN IM के लोगों ने मणिपुर में 115 कुकी समुदाय के लोगों की हत्या कर दी। इसी दौरान कई NSCN लीडर्स देश छोड़कर थाईलैंड और दुनिया के बाकी देशों में भाग गए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत सरकार इन लोगों से एक पीसफुल नेगोशिएशन के लिए बात कर रही है। इसलिए 1995 में PV नरसिम्हा राव, 1997 में देवे गौड़ा और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, 3 सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स ने इनके लीडर्स से पेरिस और जूरिच में मीटिंग्स की। इन सभी मीटिंग्स का नतीजा ये निकला कि दोनों ही ग्रुप्स ने भारत सरकार के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। इन एग्रीमेंट्स के बाद इस इलाके में कुछ हद तक शांति बनी रही, लेकिन फिर 2015 में NSCN के चरमपंथियों ने इंडियन आर्मी पर हमला कर दिया और इस सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अगर आज नागालैंड की हालत को देखें तो मोदी सरकार ने NSCN IM के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें फिर से हिंसा रोकने और भारत की संप्रभुता मेंटेन करने की बात की गई है। और अगस्त 2020 में ये डॉक्यूमेंट जनता के सामने भी आया था। लेकिन नागालैंड की सिचुएशन अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि दोनों ही ग्रुप की अभी भी ये डिमांड है कि नागालैंड का एक झंडा और एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इस पूरी वायलेंस ने पिछले 75 साल से नागालैंड को डेवलप होने से रोका है। 2018 के एक आंकड़े के अनुसार नागालैंड में आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है और यहाँ पर हो रही वायलेंस का ये भी मतलब था कि इस क्षेत्र में कभी ढंग से रोड्स और स्कूल्स जैसी बेसिक फैसिलिटीज अच्छे से नहीं पहुँच पाई। कुछ ही साल पहले एक NSCN IM के मेंबर को सिर्फ इसलिए पनिश कर दिया गया था क्योंकि वो भारत का झंडा लेकर चल रहा था। नागालैंड में एक ये प्रॉब्लम भी है कि वहाँ पर बांग्लादेश से आने वाले इमिग्रेंट्स की संख्या भी काफी ज्यादा बताई जाती है। नागा ग्रुप्स का ये कहना है कि ये लोग असम या दूसरे राज्यों से भारत में घुसकर यहाँ आते हैं और फिर उनकी जॉब ले लेते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर कई बार हिंसक झड़पें रिकॉर्ड की गई हैं, लेकिन इसका शिकार कभी कभी वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम्स भी हो जाते हैं। नागालैंड के लोकल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इंडियन आर्मी के जवानों पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। उस दिन हम भी वही रास्ता से आया होता, इस दुनिया में हम भी नहीं जीना था अभी ऐसा। उनके मुताबिक यहाँ पर आर्मी द्वारा कई लोगों को टॉर्चर किया गया है और महिलाओं का रेप तक भी हुआ है। नागा ट्राइब्स के बीच में राइवलरीज काफी बढ़ गई हैं, जिस वजह से आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि किस तरह इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। क्या सरकार को NSCN के दोनों ग्रुप्स की डिमांड मानकर उन्हें अलग झंडा या अलग कॉन्स्टिट्यूशन दे देना चाहिए, या फिर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट करके इन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए ताकि वो समझ सकें कि पूरा भारत एक ही है और भारत में सभी लोगों को एक जैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अभी दोनों ही साइड्स को सोचना होगा। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए नागालैंड का भविष्य? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 1947 से लेके अभी तक यानी अभी 2022 तक नागालैंड के लोगों ने सही तरीके से इंडिया को कबूल ही नहीं किया कि वो इंडिया के लोग या इंडिया के शहरी है। एक होता है कि आप किसी कंट्री के साथ देते हो, अगर आप साथ नहीं देते तो आप जो है ना उस कंट्री को कबूल ही नहीं करते। तो 1947 से लेके अभी 2022 तक नागालैंड के लोगों ने इंडिया को कबूल ही नहीं किया सही तरीके से। इसी वजह से नागालैंड में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है और कुछ लोगों का ये कहना है कि इंडियन आर्मी नागालैंड के लोगों के साथ ज्यादती करती है, मतलब उनके
उनके साथ सही बर्ताव नहीं करती, उनको मारपीट करती है, उन पर टॉर्चर करती है। इन टॉर्चर की वजह से नागालैंड के लोगों में और गुस्सा पैदा होता है। अगर आपको बात की जाए 1947 से पहले की भी, तो 1947 से पहले भी लोग अपना आजाद खुद मुख्तार देश मानते थे। 3 इनके बड़े प्राइम मिनिस्टर गुजरे 1997 तक, तो उनके दौर में भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया का साथ दे रहे हैं, इंडिया के हम साथ है, कि हमें एक अलग झंडा दिया जाए और हमारा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए। नेपाल के जैसे ये एक आजाद खुद मुख्तार देश बनना चाहता है, जिसे हर कंट्री, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो पाकिस्तान हो। बट 1947 से लेकर 2022 तक देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया के लिए काफी बड़े मसले क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पे ये भी इंडियन गवर्नमेंट के और इंडिया की आर्मी और इंडिया के जो गवर्नमेंट अभी तक गुजरे, उनकी ये भी एक बड़ी गलती है। उन्होंने 75 सालों में उस एरिया में कुछ काम ही नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया के आर्मी ने यहाँ पे 75 सालों में कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से नागालैंड एक तहरीक बन के रह गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप।